जिस हथौड़े से बार-बार आम आदमी पार्टी के सर पर वार करता था, वो हथौड़ा अचानक जज साहब ने उनसे छीन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि बाकायदा बरी करते हुए जो बातें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने कही हैं, वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कल से कई फोन मुझे माफी मांगने वाले आए, अच्छा, जिन्होंने हमें गालियां दी थी उस पर। अभी तक सबूत था 4 साल तक। 4 साल तक सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास थे, गोदी मीडिया के पास सारे सबूत थे। नरेंद्र मोदी तो अपने जेब में लेके टहलते थे वो सारे सबूत जो हमारे खिलाफ थे। अमित शाह जी ने तो ट्रैक्टर पे भर के रखा हुआ था अपने घर के अंदर। लेकिन जैसे ही कल फैसला आया, सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ हो गई। मतलब मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसी बातें सुन के कभी कभी मन होता है मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। केजरीवाल जी रोए और आपके बहुत सारे समर्थक इसको लेकर उनका दिल भी पसीज गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या केजरीवाल इतने कमजोर थे कि एक कोर्ट केस हो गया और वो रो गए। आप लोगों के बीच इंटरनल क्या ऐसी बातचीत हुई, क्यों भावुक हुए वो? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़े-बड़े प्रवक्ता वो बाकायदा कार्टून बना के लगा रहे हैं कि कैसे रो रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी तो जेल नहीं गई। उनको अरविंद केजरीवाल से शायद लड़ना है, आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस, भूपेंद्र हुड्डा का केस, अब आपका ये केस आ गया। इन तीनों चीजों में अचानक हमारी अदालतें बदल गई हैं। हो क्या रहा है? ये माहौल बदल रहा है, क्या हो रहा है? अब अगर आपको मैं 1 मिनट में बताऊं तो क्या हुआ है। देखिए, अजीब इत्तेफाक है, आपका मेरा इंटरव्यू होना था और हमारी बात तय हो गई थी कि हम शाम 5 बजे इंटरव्यू करेंगे और शायद 3 या 4 बजे 1 डेढ़ घंटे पहले ईडी के लोग आए और आपको लेके चले गए। जी हाँ, 5:45 के करीब मुझे बुलाया उन्होंने और बोला कि देखिए सब कुछ सही बोलिएगा, ये कैमरे सीसीटीवी में दर्ज हो रही है आपकी बातें। हमने कहा बिल्कुल आप पूछिए। बोले अरे सर सॉरी। तो हमने कहा तुम हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो या बेईमानी की जांच कर रहे हो? आप किस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट का हिस्सा बन गए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस का शामिल होना उसमें? तो ये गलतफहमी है कि उसमें कोई आरएसएस या बीजेपी वाला शामिल हो गया, क्योंकि हम लोग एक चीज के गवाह हैं। मैं एक बात और बोल देती हूँ, उसका जवाब दीजिए आप कि प्रशांत भूषण ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि पहले उन्हें ये पता नहीं था कि आरएसएस इसमें शामिल है। फिर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जब उन्हें पता चला, उनसे सवाल बाकायदा 2 डायरेक्ट सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये पता चल गया था कि इसमें बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन है, आरएसएस का खासकर। प्रशांत भूषण जी, कृपया आप बताएंगे कि आडवाणी जी से मीटिंग करने के लिए कौन फोर्स कर रहा था? इसका जवाब अगर वो ईमानदारी से दे देंगे अपने दिल पे हाथ रख के, तो मैं आपको 100 और कीजिएगा, मैं आके आपको जवाब दूंगा। तो वो मिले हुए हैं। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की राजनीति में एक ऐसी खबर ब्रेक हुई है जिससे एक मैं कहूंगी एक छोटा-मोटा भूचाल जरूर आ सकता है। जी हां, आम आदमी पार्टी का कमबैक हो गया है, क्योंकि जो आबकारी नीति, शराब नीति, जिसके मुद्दे पर लगातार भाजपा और तथाकथित जो मुख्यधारा का मीडिया है, जिस हथौड़े से बार-बार आम आदमी पार्टी के सर पर वार करता था, वो हथौड़ा अचानक जज साहब ने उनसे छीन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि बाकायदा बरी करते हुए जो बातें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने कही हैं, वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। और उन बातों को बताने से पहले ख़ास मेहमान से आपको मिलवा देती हूँ, वो जो खुद शिकार रहे हैं आप जी इस हाँ, पूरी 183 दिन जेल में 183 दिन रहा। आप शिकार रहे। संजय सिंह हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। नमस्कार। उनसे उनका तजुर्बा जेल में रहने का ये भी हम पूछेंगे। इसके अलावा राजनीति को किस तरीके से बदलते हुए देखते हैं और बहुत सारे षड्यंत्र की बात भी कही जा रही है। उन षड्यंत्रों के बारे में भी आपको बताऊँगी कि क्या भाजपा ने बाकायदा ये जो आबकारी नीति में बरी हुए हैं पूरी पार्टी, करीब-करीब 2 दर्जन लोग, उनको क्या भाजपा ने इसको फ़ैसिलिटेट किया? ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ आखिर जज साहब ने क्या कहा है? क्योंकि खबर सिर्फ़ इस बात में नहीं है
कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य 20 लोग बरी हो गए हैं। खबर इस बात में है कि जज ने क्या कहा, वो केस कौन-सा था, वो कौन-सी टाँगें थीं या वो कौन-से कंधे थे जिन पर ये केस खड़ा हुआ था। जज साहब फरमाते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ ये सिर्फ एक गवाह यानी एक अप्रूवर पर पूरा केस खड़ा हुआ था। दूसरी बात वो कहते हैं कि 10-12 लोगों के सामने होने की बात कही गई लेकिन उनको गवाह नहीं बनाया गया। हैरान जज साहब भी हुए, अदालत भी हैरान हुई लेकिन मीडिया को कोई हैरानी नहीं हुई और ये तमाम जो मैं आपको बिंदु बताने जा रही हूँ, मीडिया में कभी इन पर चर्चा भी नहीं हुई कि आखिर ये इतना खोखला मामला क्यों बनाया गया। अगली बात होती है कि पूरे तरीके से निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और कोर्ट कहता है कि किसी पक्के अपराध और सबूत से शुरुआत ही नहीं हुई और धीरे-धीरे लोगों को जोड़ा गया। यानी वो ये कह रहे हैं कि शुरू में कोई केस नहीं था, केस धीरे-धीरे बनाया गया। गिरफ्तारी से पहले केस नहीं था, गिरफ्तारी के बाद इस केस को धीरे-धीरे बनाया गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पहले से जो धारणा थी, यानी एक थ्योरी गढ़ी गई और उस थ्योरी के आधार पर आप देखते हैं फ़िल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर कैरेक्टर्स बनाए गए और फिर ये शानदार फ़िल्म बनी। उसके बाद कहते हैं कि कोई भी मनीष सिसोदिया के बारे में ख़ासकर कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी जो एक शब्द है, लीगल टर्म है, यानी पहली नज़र में कोई केस उनके खिलाफ बनता ही नहीं है। पैसे के लेन-देन का आरोप सिर्फ़ अनुमान था। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है मनी ट्रेल यानी कि आपने पैसा लिया, तो पैसे के पैर तो नज़र आने चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ गया, उसका भी कोई सबूत नहीं मिलता। और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से हम करते रहे, तो ये बेहद खराब और खतरनाक परंपरा बन जाएगी। और एक और आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से इस पूरे केस में साउथ ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया, इस पे जज साहब ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया और कहा कि अगर साउथ ग्रुप बना है, तो नॉर्थ ग्रुप क्यों नहीं बना? तो एक तरह से कई तरह की टिप्पणी है और सीबीआई और ईडी को राजनीतिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए, इस हिदायत के साथ पूरी तरीके से फटकारते हुए जज साहब ने ये फैसला दिया। संजय जी, सबसे पहले तो बात यही है कि जनता की अदालत में ये मामला पहले पहुँच गया। इससे पहले कि ये मामला असल अदालत में पहुँचा लेकिन फैसला आने में बहुत देर हो गई। आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है फिलहाल? देखिए आरफा जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतने सारे पॉइंट्स जो अभी तक शायद कहीं चर्चा में नहीं आए, उतने विस्तार से आपने बहुत विस्तार से बताया कि जज साहब का क्या कमेंट था इस पूरे मामले को लेकर जब उन्होंने सबको बरी किया। दूसरी बात यह है कि इस फैसले ने एक बात और साबित की कि देश की सत्ता पे एक तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उनके साथ एक षड्यंत्रकारी साजिशकर्ता गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह जी। इन्होंने दिल्ली में एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार जो शिक्षा पे काम कर रही थी, बिजली पानी फ्री देने पे काम कर रही थी, जो मोहल्ला क्लिनिक बना रही थी, जो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर रही थी, उस सरकार को बदनाम करने के लिए, और एक ऐसा नेता जिसकी कुल पूंजी ईमानदारी है, मतलब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ी करके अपनी पार्टी बनाया उन्होंने। तो ईमानदारी उनकी बुनियाद है, ईमानदारी ही उनकी छवि की मूल पहचान है। उसको कैसे डैमेज करना है, तो उसके लिए ये पूरा षड्यंत्र आपने रचा। मनीष सिसोदिया जैसे योग्य शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपने षड्यंत्र रचा। हम लोगों को पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाला। तब भी हम एक ही बात कहते थे, बार बार कहते थे, कोई रुपया मिला क्या? कोई गहना मिला, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागजात मिले, कोई प्लॉट मिला? कोई सुनता ही नहीं था हमारी बात। गोदी मीडिया ने मेरे ख्याल से हजारों घंटे डिबेट की है दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी पे। उसने अडानी के भ्रष्टाचार पे कभी बहस नहीं की, उसने देश में हो रहे तमाम भ्रष्टाचारों पे कोई बहस नहीं की, लेकिन जो एक झूठा मुकदमा था जिसको लेके हम लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भैया कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उस मुकदमे पे हजारों घंटे सारी गोदी मीडिया पे बहस हुई और ये मुहर लगाई गई हमारे माथे पर कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग गलत हैं, इन्होंने शराब घोटाला किया है, और उसका खामियाजा भी हमने भुगता। हम लोग जेल गए, दिल्ली का काम बाधित हुआ और चुनाव हार गए हम लोग। तो लेकिन ये तो 2 तरह से इसको देखना पड़ेगा। एक तो भ्रष्टाचार के चार्ज लगे और दूसरे आपको बड़ी अनैतिकता के तौर पर देखा गया, ख़ासकर वो गरीब आदमी और जो मिडल क्लास दिल्ली का जो आपको सपोर्ट करता था, वो 2 तरह से देख रहा था। एक तो ये था कि आप सबसे पहले तो ये कहती थी आम आदमी पार्टी कि हम सबसे ईमानदार लोग हैं
और खासकर कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन में ये पूरी पार्टी खड़ी हुई, तो ईमानदारी पे बट्टा लगा पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि भई ये एक ऐसी पार्टी है जो घर-घर शराब बेचना चाहती है, इसने इतनी दुकानें खोली। आपको लगता है कि इस कोर्ट के जजमेंट के बाद, इससे पहले कि मैं इस डिबेट को और खोलूँगी, कि क्या पब्लिक ओपिनियन में जो डैमेज हुआ, जनता की अदालत में जो आपको नुकसान हुआ, क्या इस बरी होने के बाद उस मैसेज को आप वापस जनता तक ले जा पाएँगे? वो कल से नुकसान की भरपाई हो पाएगी? कल से कई फोन मुझे माफी मांगने वाले आए, अच्छा। जिन्होंने हमें गालियां दी थी उस वक्त। आप यकीन नहीं करेंगी। और तब मैं उनसे बहस करता था, समझाता था कि इसमें कुछ नहीं है, तो हमारी बात सुनी नहीं गई। और एक्साइज पॉलिसी को लेके इतने झूठ फैलाए गए, कहा गया कि दिल्ली में गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खुल गए। साहब, हमने संख्या बताई कि जितने ठेके पहले थे उतने ही ठेके हैं, एक भी ठेके नहीं बढ़े। फिर आगे संख्या बताई कि जो ठेके स्वीकृत भी हुए वो खोलने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है एलजी के द्वारा, वो पॉलिसी लागू नहीं हो पाई पूरी तरीके से, बावजूद इसके बदनाम किया गया। तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री दरअसल विनाशकारी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर उनका मकसद होता कि भाई दिल्ली के लोगों का भला हो, तो अच्छा स्कूल हम बना रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, फ्री बिजली दे रहे थे, फ्री पानी दे रहे थे, फ्री बस की यात्रा दे रहे थे, अस्पतालों में ऑपरेशन फ्री में हो रहा था लोगों का, तमाम चीजें हम सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दे रहे थे। तो इस सरकार को गिरा के उन्होंने दिल्ली का क्या भला किया, या देश का क्या भला किया, या राजनीति में आप क्या संदेश दे के लेके आए? आपने लोकतंत्र को और भारत के संविधान को मजाक बनाया ना। आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया झूठे मुकदमे में, एक डिप्टी सीएम को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं, मुझे उठा के आपने जेल में डाल दिया, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के आपने जेल में डाल दिया। तो आपने लोकतंत्र का नुकसान किया, आपने भारत के संविधान को चोट पहुंचाई, आपने अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता, आपने मनीष सिसोदिया जैसे योग्य और ईमानदार शिक्षा मंत्री की छवि को कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो देर हुआ और देर के कारण हमें नुकसान भी हुआ, उस देरी की वजह से हम लोग जेल में भी रहे। और आप सोचिए कितनी खतरनाक पार्टी है ये। जब हमारी गिरफ्तारी होती थी, चीखते थे, चिल्लाते थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनके खिलाफ तो इतने पुख्ता सबूत मिल गए हैं सीबीआई को, ईडी को, कि ये लोग तो, इनके चेहरे पे कालिक लगा देनी चाहिए। चलिए साहब, जमानत रद्द हुई सेशन कोर्ट से, देखा आपने, सेशन कोर्ट से इनकी जमानत रद्द हो गई। बहुत खतरनाक सबूत है इन लोगों के खिलाफ, बहुत बड़े बेईमान भ्रष्टाचारी है लोग। चलिए साहब, हाई कोर्ट से जमानत रद्द हो गई। अरे ये तो हम कह ही रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई कोर्ट इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इतने सबूत हैं इनके खिलाफ, इतने पुख्ता सबूत है कि हाई कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी। चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द हो गई। अरे इनको तो इंडिया गेट पे फांसी पे लटका दो, ये तो सबसे बड़े बेईमान है, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं। क्या क्या नहीं कहा गया। जब ये फैसला आ गया, कह रहे सबूत मिट गया। अभी तक सबूत था 4 साल तक। 4 साल तक सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास थे, गोदी मीडिया के पास सारे सबूत थे। नरेंद्र मोदी तो अपने जेब में लेके टहलते थे वो सारे सबूत जो हमारे खिलाफ थे। अमित शाह जी ने तो ट्रैक्टर पे भर के रखा हुआ था अपने घर के अंदर। लेकिन जैसे ही कल फैसला आया, सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ हो गई। मतलब मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसी बातें सुन के कभी कभी मन होता है मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। इच्छा ये होती है, समर्थक नहीं हूं उसका, इसलिए काम नहीं करता, लेकिन इस प्रकार के तर्क और बेहूदी बातें सुन के ऐसा मन होता है कि 2 थप्पड़ चेहरे पे मारूं। गुस्सा आता है इतना अंदर से कि यार तुम्हारे पास अभी 4 साल तक सारे सबूत रखे हुए थे तुम्हारे घर में। तुम तो कह रहे थे सबूत ही सबूत है इनके पास, जिनके आधार पर जमानतें रद्द हो रही, जिनके आधार पर इनकी जमानतें रद्द हो रही, हाई कोर्ट से रद्द हो गई, सेशन कोर्ट से रद्द हो गई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई, चुनाव हार गए, पूरे चुनाव में प्रचार किया हमारे खिलाफ, शराब दुनिया भर के प्रचार आपने किया। और जैसे ही सेशन कोर्ट से हमें
बरी कर दिया होगा। और ऐसे वैसे बरी नहीं किया आरफा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रायल भी शुरू करने के काबिल नहीं समझा इस मुकदमे को, जो लाखों केस में किसी एक केस में होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई कोर्ट कहे कि ये मुकदमा ट्रायल योग्य भी नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल के केस में कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा ट्रायल के योग्य भी नहीं है, तो ये तो लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक तो है भद्दा संजय जी। मजाक है। लेकिन आप देखिए कि बेशर्मी देखिए कि कल से अपना मुंह जिलाने के लिए, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कल से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे साहब। मतलब सीबीआई बाद में बोल रही है, भाजपा ही पहले बोल रहा है। नहीं, और 600 देखिए देखिए अब ये हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई। और 600 पन्नों की रिपोर्ट उन्होंने 2 घंटे में पढ़ 2 के और घंटे में कैबिनेट पढ़ दिया। ली और हाई कोर्ट चले गए। तो आप देखिए कि कितने, मतलब जिस बात पे इनको शर्म आनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, इनके प्रवक्ताओं को और गोदी मीडिया को माफी मांगनी चाहिए थी कि एक ईमानदार व्यक्ति को, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को बदनाम किया हम लोगों ने, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए थी। ये तुरंत चले गए हाई कोर्ट, कह रहे नहीं नहीं अब साहब हाई कोर्ट। लेकिन अब तो मेरा ये कहना हाँ। है कि इस देश पर, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, कि एक खतरनाक षड्यंत्रकारी व्यक्ति राज कर रहा है और उसका मकसद देश का भला करना नहीं है। उसका मकसद अपने दोस्त अडानी के नाम देश की सारी संपत्तियां देना है। उसका मकसद देश की संप्रभुता को ट्रंप के आगे गिरवी रखना है। उसका मकसद ट्रेड डील करके हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करना है। उसका मकसद विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल के, विधायकों को तोड़ के लोकतंत्र को समाप्त करना है। ये बात इस देश के लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना देश का भला होगा। अब जबकि केजरीवाल इज बैक, अब ये चल रहा है सोशल मीडिया पे ट्रेंड की केजरीवाल इज बैक, और केजरीवाल पे जब हम कहते हैं तो केजरीवाल का मतलब होता है सड़क की राजनीति, विरोध प्रदर्शन, सत्ता का जो है वो कॉलर पकड़ के खींचना। तो उसमें अब बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा परेशान रेखा गुप्ता को होना चाहिए। परेशान करने वाले हैं आप उन्हें? देखिए जो भी गलत करेगा वो परेशान होगा, और गलत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, रेखा आपने गुप्ता, कांग्रेस को लोहे के चने चबवा दिए, क्या ये लोहे के चने रेखा गुप्ता को मिलेंगे अब? रेखा गुप्ता तो लोहे के चने क्या, वो तो अपने आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रही है। आप देखिए दिल्ली में बिजली की कटौती होने लगी, दिल्ली में 80% प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। वहां पे गार्जियंस के साथ धक्के मुक्के चलते हैं मार्शलों के, जब प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चों के फादर मदर जाते हैं। तो ये हो रहा है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली की प्रदूषण में क्या हालत रही है, यमुना की क्या हालत है। बदलाव तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है, बर्बादी की कगार पे पहुंचाने का काम 1 साल में इन लोगों ने कर दिया। बिल्कुल। केजरीवाल जी रोए और आपके बहुत सारे समर्थक इसको लेकर उनका दिल भी पसीज गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या केजरीवाल इतने कमजोर थे कि एक कोर्ट केस हो गया और वो रो गए? आप लोगों के बीच इंटरनल क्या ऐसी बातचीत हुई, क्यों भावुक हुए वो? नहीं देखिए 4 साल में इतना प्रहार किया गया ना कि वो कोई छोटी बात नहीं है। जैसे एक आदमी किसी बुनियाद पे खड़ा है और वो बुनियाद है उसकी ईमानदारी, जिसकी वो बात करता है, चर्चा करता है, या उसी ईमानदारी के दम पे अपनी पार्टी को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देश के अंदर खड़ा करता है, 15-15 दिन का अनशन करता है। उसी व्यक्ति को आप दिन रात भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, परिवार के लोगों को तकलीफ, दोस्तों को तकलीफ, समर्थकों को तकलीफ। तो आप देखिए उन्होंने अपनी बातचीत बहुत आसान तरीके से शुरू की और अपनी बात को वो कह रहे थे, लेकिन जब भ्रष्टाचारी होने पे उनकी बात आई तो वहां पे वो रो पड़े कि यार मतलब क्या ही कहा जाए कि आपने इतना सब कुछ कर दिया। अब यही बात जो मैं पहले दिन कह रहा था, मेरी बात सुनी नहीं गई। हालांकि मैं समझती हूँ कि जो पहले दिन ही जो बात कही हमने वो नहीं सुनी गई। हम कहते थे कि भाई पैसा कहाँ मिला, कोई जमीन का कागजात तो मिला। अभी जैसे आपने कहा कि कोई मनी ट्रेल तो होनी चाहिए। मैं अगर कह दूं कि हमने आपको 100 करोड़ रुपए दिए, वो 100 करोड़ रुपए गए कहाँ? आसमान निकल गया, जमीन निकल गई। लेकिन रोने पे संजय जी मैं समझती हूँ कि जो लोग रो देते हैं वो कमजोर नहीं होते, बड़े मजबूत लोग होते हैं। और खासकर अगर 100 कैमरे आपके सामने लगे हों और आपका रोने का मन हो रहा है और आप रो दिए, इसका ये पता चलता है कि आप एक
बड़े सच्चे और एक तरह से जेन्युइन इंसान हैं। नहीं, वो इतने इतने 4 वर्षों की पीड़ा थी जो निकल के आई। हम्म, बहुत 4 वर्षों की तकलीफ। और देखिए, एक लीडर के तौर पे आप बहुत सारी चीजें बाहर शेयर नहीं कर सकते। हम्म, अगर आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपकी पत्नी परेशान हो रही है, आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, तो उस चीज को आप लोगों के बीच में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपका कार्यकर्ता कमजोर हो जाएगा। आपको जो लोग एक बहादुर लीडर के तौर पे देखते हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। अब अगला तो सवाल। वो सारी पीड़ा जो है, आपको खुद उन तकलीफों से गुजरना और होता है। सहते सहते घड़ा भर गया वो एक तरह से। 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे, हम्म, और उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। बार बार कोर्ट में भी जब दरखास्त लगाते थे, तो ये कहा जाता था कि भाई इनकी पत्नी बीमार है, इनको जमानत नहीं सुनी गई। जमकर विरोध किया मोदी जी की एजेंसी ने, जमकर, जिस स्तर पे मतलब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन का उनको मुलाकात के लिए जो छूट दी गई, तो उसमें उनसे पुलिस वालों का पैसा लिया जाता था। बाद में अच्छा, कोर्ट ने उसको, वाह, 45,000 या मुझे पर डे का, मुझे याद नहीं आ इतना रहा, पैसा। इतना पैसा लेते थे। तो फिर बाद में उसको शायद कोर्ट ने फिर एग्जेम्प्ट किया। अब एक और जो नई बात चल रही है वो ये कि ये अदालत से जो बरी होना है ये सब एक नौटंकी है, और बीजेपी ये चाहती थी कि आप बरी हो जाएं, क्योंकि क्योंकि अभी जो है वो इलेक्शन है पंजाब में, फिर गुजरात की भी बात हो रही है, और वहाँ दो बातें कही जा रही हैं और मैं इसका जवाब भी आपसे चाहती हूँ। पहली बात तो अचानक ये जादुई तरीके से अदालत ने कैसे बरी किया, इसके पीछे क्या और बड़ी ताकतें हैं, कुछ आकाशवाणी हो रही है, एक तो बात यह है। दूसरी है कि राहुल गांधी सारी लाइमलाइट लेके उड़ रहे थे, अब ये चाहती है बीजेपी कि इंडिया अलायंस के बीच में ही एक तरह से ये टूट पड़ जाए और राहुल गांधी बनाम केजरीवाल हो जाए, जिसकी एक छोटी सी खिड़की बाकायदा संजय जी कल देखी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़े बड़े प्रवक्ता वो बाकायदा कार्टून बना बना के लगा रहे हैं कि कैसे रो रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी तो जेल नहीं गई। अब आप यही फर्क देखिए। आप कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वागत किया इस फैसले का, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने स्वागत किया, ममता जी की पार्टी ने स्वागत किया, डीएमके जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन साहब, उन्होंने स्वागत किया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी से लेके सबने इस फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी इस फैसले के विरोध में बोल रही है। तो अब आप उनकी राजनीतिक समझ क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते क्या हैं। समझ है, मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं कांग्रेस? पता नहीं, मतलब उनको अरविंद केजरीवाल से शायद लड़ना है, आम आदमी पार्टी से लड़ना है, या भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, इस बात से वो कंफ्यूज है। उनका रास्ता क्लियर नहीं है। वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, केजरीवाल से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कल इस तरह का बयान देने का कोई मतलब ही नहीं था। ये बयान क्या सिर्फ, ये फैसला क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है? ये फैसला हिंदुस्तान के उन तमाम नेताओं के पक्ष में है जो झूठे मुकदमों में फंसाए जाते हैं। भविष्य में और ये फैसला उन तमाम निर्दोष लोगों के पक्ष में है जो जाति और धर्म के आधार पे झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं, जो किसी दुर्भावना से फंसाए जाते हैं। तो आप ऐसे फैसले में भी अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कार्टून लगा रहे हैं, आप लगा के घूमते रहिए कार्टून। इससे आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन के दल जो थे उन्होंने समझा इस चीज को, उन्होंने स्वागत किया, आरजेडी ने स्वागत किया, सबने स्वागत किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड लिया है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रवक्ता अब ने दूसरी कोई कह बात दिया। यह है कि फिर ऐसी बातों का तो कोई न सिर होता है न पैर होता है। इसका तो नेशनल हेराल्ड केस में जो फैसला आया अभी कुछ दिनों पहले, जिसका पूरी कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही थी, तो फिर वो बीजेपी से मिलके वो फैसला आया क्या? भूपेंद्र हुड्डा जी के का जो मामला आया, तो फिर ये बीजेपी से मिलके आया क्या? तो इसलिए मतलब आप हमसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखिए, वो ठीक है, लेकिन उसमें इस स्तर की बातें अगर आप करेंगे तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस, भूपेंद्र हुड्डा का केस, अब आपका ये केस आ गया, इन तीनों चीजों में अचानक हमारी अदालतें बदल गई हैं। हो क्या रहा है, ये माहौल बदल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, न्याय बंधु जी का आपको जजमेंट याद है? बताइए।
एक दिन के लिए वो आई थी हम्म। और उन्होंने केजरीवाल जी को बेल दे दिया था, शायद एक हफ्ते या एक दिन के लिए, मुझे ठीक से याद नहीं है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी थी, जिसपे बिना कोर्ट का ऑर्डर लिए जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था उनकी जमानत। ये शायद घटना आपको याद होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग उतनी ताकत से, उतनी हिम्मत से फैसले दे पाते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग न्यायपालिका में ऐसे बैठे हुए हैं जो, जैसे जज साहब ने कहा कि फाइलों से उन्होंने बातचीत की, फाइलें उनसे बात कर रही थी, तो उनको दिख रहा था सब कि क्या हुआ है। अब अगर आपको मैं 1 मिनट में बताऊं तो क्या हुआ है। आपको पकड़ा, आपको बोला जमानत चाहिए, आपने कहा हाँ चाहिए, बोले सरकार के गवाह बन जाओ, तो सरकार का गवाह बना लिया आपको। तो बोले करना क्या है, बोले केजरीवाल का नाम लो, संजय सिंह का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम लो, आपसे अपने मन मुताबिक गवाही करा ली, उस पे आपके साइन करा लिए, मुझे उठा के पकड़ के जेल में डाल दिया। ये पूरा केस है। अब मेरे घर पे उन्होंने कहा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2 बयान है, आप देखिए। एक बयान है 2022 सितंबर महीने का, जिस बयान को 164 का बयान है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने का बयान है, और जो सरकारी गवाह बनाया गया दिनेश अरोड़ा, उसने कहीं मेरे नाम का, रुपए के लेन देन का कोई जिक्र नहीं किया। उसी व्यक्ति से 2023 अक्टूबर महीने में एक बयान लिया, एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान 2022 सितंबर का, फिर उसी व्यक्ति से एक बयान लिया गया अक्टूबर 2023 में और दिखा दिया गया कि संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा के माध्यम से संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले। तो भैया संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले, तो 2 करोड़ रुपए गए कहां? क्या किसी चुनाव में उन्होंने खर्च किया? नहीं। उनके घर से बरामद हुआ? नहीं। कोई जमीन खरीदी? नहीं। कोई सोना खरीदा? नहीं। कहीं इन्वेस्ट किया? नहीं। तो कोई भी, मतलब एक थोड़ा भी समझदार कोई भी जज होगा तो वो देखेगा ना इन बातों को कि यार ये क्या केस बनाया तुमने। संजय जी, अब मुझे कल सीबीआई केस में मैं नहीं था, मेरा नाम नहीं था, हाँ। बावजूद इसके उन्होंने मेरे केस को कमेंट किया कि भाई तुमने इनका नाम डाला कैसे, जब ये कहने लगे साहब वो आरोपी ने। बोले आरोपी ने तो फिर क्यों डाला ये नाम? मनी लॉन्ड्रिंग का केस था आपके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग ईडी में बनाया था, तो सीबीआई का केस नहीं था, लेकिन सीबीआई ने लगा दिया था मेरे खिलाफ। तो बोले कि भाई आपने उन बातों का जिक्र यहाँ क्यों किया, किस वजह से किया? बहुत पुरानी और मेरे ख्याल से उतनी पुरानी तो नहीं, लेकिन बदसूरत आपके लिए यादें रही होंगी। हमारे दर्शकों से आप कुछ बांटना चाहते हैं कि जब पहली बार आप जेल में पहुंचे? पहली बात तो मुझे याद है, देखिए अजीब इत्तेफाक है, आपका मेरा इंटरव्यू होना था और हमारी बात तय हो गई थी कि हम शाम 5 बजे इंटरव्यू करेंगे और शायद 3 या 4 बजे, 1 डेढ़ घंटे पहले ईडी के लोग आए और आपको लेके चले गए। जी हाँ, 4 अक्टूबर की शायद बात है जी। 4 अक्टूबर को दोपहर की बात है ये, जब आपका मेरा इंटरव्यू होना था। यानी कि बाद में कोई और मैसेज से रिप्लाई कर रहा था जब मैं मैसेज कर रही थी कि संजय सिंह को तो लेके चले गए। हाँ, लेके चले गए। तो अब मुझे ये बताइए, आपकी जेल में जो आपके कटे दिन, कैसे दिन थे वो, क्या कुछ हुआ उस दौरान? देखिए, सबसे पहले इन्होंने पकड़ के मुझे यहाँ हवालात में रखा, जब ईडी लेके आई अपने ऑफिस में, और तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, उसी में मुझे, नीचे गद्दा एक बिछा हुआ था, उसी में मुझे बोला कि आप यहाँ पर रहिए। ठीक। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि साहब पूछताछ होनी है। हमने कहा ठीक है। तो शाम को वो मुझे 5:45 के करीब मुझे बुलाया उन्होंने और बोला कि देखिए सब कुछ सही बोलिएगा, ये कैमरे सीसीटीवी में दर्ज हो रही हैं आपकी बातें। हमने कहा बिल्कुल, आप पूछिए। तो
उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए कि राधिका सिंह जी कौन है। तो हमने कहा बताइए क्यों, क्या हुआ। कहने लगे नहीं, उन्होंने आपके खाते में 1.5 लाख रुपए भेजा है। तो हमने कहा भैया राधिका सिंह जी वही हैं, हमारी बूढ़ी माता जी, जिनसे आप सुबह भी मिल के आए, और वो टीचर रही हैं, उनको पेंशन आती है, और मैं अपने LIC का जो इंश्योरेंस का पैसा नहीं जमा कर पा रहा था, किस्त देने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, और मैंने अपनी मम्मी से उधार मांगा तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए मुझे खाते में भेजा। बोले अरे अरे सर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमने कहा तुम हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो या बेईमानी की जांच कर रहे हो। हमने कहा तुम एक सांसद को पकड़ के लाके यहाँ बैठाल दिया है तुमने, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि उनके परिवार में जिन सदस्यों से तुम आज सुबह ही मिल के आए हो, उसमें कौन माँ है कौन बाप है, उनके पासबुक भी लेके आए थे वो। हमने कहा तुम उनके पासबुक लेके आए हो, और हमारी माता जी ने मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए भेजे, मैं सांसद होते हुए भी अपने इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो तुम ये हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो या बेईमानी की जांच कर रहे हो। बोले नहीं नहीं सर, वो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। जेल की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आपके जैसे लोग हैं, एक तरह के आर्थिक स्तर पर पहुँचकर एक ज़िंदगी कंफ़र्टेबल हो जाती है। आप सांसद हैं, इससे पहले भी आपका पूरा एक बैकग्राउंड रहा है। बहुत मुश्किल रहा होगा, ठंड और ख़ासकर अक्टूबर के महीने में आप गए, उस साल ख़ासकर बड़ी कड़ाकड़ी की ठंड पड़ रही थी और कई बार ये सोचते थे कि ये तो पनिशमेंट, पूरा प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। तकलीफ़ तो कुछ ऐसा पल भी आया है जिसमें आपने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? देखिए मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, हुँ। जब मैं जेल में पहुंचा हुँ। तो जेल के जो सबसे एक जिम्मेदार अधिकारी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो बैठे नहीं मेरे सामने। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको इस हालत में देख के मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हुँ। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं। तो कहने लगे कि नहीं सर आप बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत निगाह है। ये उस व्यक्ति का स्टेटमेंट था, उसकी पीड़ा मैं समझ रहा था। मैंने कहा आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिएगा, रंच मात्र भी जेल के नियम का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। आप जो जेल के नियम है उसको फॉलो करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से, हुँ। और मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। CCTV लगाए हुए थे हम जिस हुँ। कमरे में रहते थे। अच्छा। तो एक दिन मैं जब सुपरिटेंडेंट कमरे में बैठा था तो मैंने देखा कि मेरा बाथरूम भी दिख रहा है। हुँ। तो मैंने बहुत झगड़ा किया, फिर उस पे तीसरे चौथे दिन वो उसका डायरेक्शन वो उन्होंने हुँ। ठीक किया। आप देखिए कितने, तो हुँ। मुझे जमीन पे सोना होता था, मैं ओके था उसके लिए, कोई ज़मीन पे दिक्कत, सोते थे? मैं जमीन पे सोता था। एक कंबल दिया था उन्होंने उस ठंड में, और 2-3 कंबल और साथ में दे दिया था। बाद में मुझे कोर्ट के ऑर्डर से कंबल मिला। मुझे वांगचू जी का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है, जो उनकी बीवी ने कहा कि उनकी ज़िंदगी की सबसे सख्त ठंड का मौसम ये रहा और वो आदमी जो लद्दाख से आता है, वो आदमी ये कह रहा है कि उसके कमरे में हर तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं हम्म। और वो तूफ़ानी हवा अंदर आती थी, ऐसा लगता था कि अंटार्कटिका पे पहुँच गए हैं ठीक। और इतनी ठंड में उनको परेशान किया गया कि वो कह रहे हैं कि लद्दाख में रहने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम उसने तिहाड़ में गुज़ारा। और जब ये बात हो रही थी तभी मैं आपके जैसे लोगों के बारे में सोच रही थी नहीं कि तो जो गलन वाली ठंड होती है दिल्ली में, आप देखती होंगी, बिल्कुल एकदम गलन वाली ठंड, तो वो ठंड, तो मैं जमीन पे सोता था। कुछ जाने-माने लोगों से भी मिले उमर खालिद भी आप ही की सेल वो में? सेल में थे, उमर खालिद भी उसी सेल में थे, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी वहाँ पे। उसी जेल में छोटा राजन था, अच्छा। उसी जेल में जो है वो क्या कहते हैं, अ, अ, बवानिया एक करके हुँ, है, हुँ, हुँ। वो थे, और तमाम बड़े-बड़े कभी उसमें। कोई बातचीत हुई उमर खालिद से? नहीं, उनको भी सिक्योरिटी में रखते थे, हुँ। हमको भी सिक्योरिटी में रखते थे। तो आप लोग देख सकते हैं एक-दूसरे को लेकिन बात नहीं कर सकते? ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। किसी को, मैं मतलब मेरे साथ ये हालत थी कि जब मैं निकलता था तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता था कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के कैदी अपने-अपने बैरक में चले जाएँ, और तब मुझे पुलिस वालों के घेरे में लेके जाया जाता था। तो यही हालत उमर खालिद के साथ भी थी। तो बाद में धीरे-धीरे वो अ,
उन्होंने ढील दी, मतलब ढील इस प्रकार से कि जैसे गए तो हॉस्पिटल में कहीं कोई चेकअप कराना है तो कई बार लेट हो जाता था, तो उतना वो रिलैक्स करते थे। लेकिन शुरुआत में तो जितनी सख्ती कर सकते थे किया उन्होंने। आप बाहर आ गए लेकिन उम्र तो 5 साल गुज़र गए, 6 साल होने जा रहे हैं। कभी इस बात का ख़्याल आता है नहीं, आपको? मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रक्रियाओं में इतना विलंब क्यों? हुँ, एक मामले को आप ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे हैं, भई ये न्याय थोड़ी है। हुँ, आप किसी मामले में अगर आपके पास सबूत है, हुँ। ट्रायल शुरू कीजिए, मुकदमा चलाइए। बिना ट्रायल शुरू किए आप किसी आदमी को लंबे समय तक जेल में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि 1 साल तक वो अप्लाई भी नहीं कर सकते बेल के लिए, अब ये नज़ीर की तो बेल रिजेक्ट की गई। मतलब अपने आप में बड़ा अलग तरह का फैसला है। संजय जी, इससे पहले कि आप सांसद बने, सुल्तानपुर से आप आते हैं उत्तर प्रदेश के? जी। जी हाँ। तो थोड़ा-सा अपने छात्र जीवन के बारे में बताइए, हमें बताइए कि संजय सिंह जब बन रहे थे तो वो कैसे थे? आपके ज़माने का भारत कैसा था? जब आप छात्र जीवन में स्टूडेंट लीडर थे, वो दौर कैसा था? 16 साल मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया, जिसमें राइन बिरादरी के लोग होते थे, जिसमें सोनकर बिरादरी के लोग होते थे, जिसमें निषाद होते थे, जिसमें दलित समाज के लोग होते थे। अब रेहड़ी में वाले कैसे हुँ, बेचारे होते हैं, आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। किसी के घर में कैंसर का मरीज है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही, तो वो एक ज़िंदगी का जद्दोजहद। और हर दिन उनको कभी पुलिस वाला आके मार के पैसे ले रहा है, कभी नगर पालिका वाला मार के। और ये जो बाबा जी का बुलडोज़र है, इसका मैंने सामना उसी समय से करना सीख लिया हुँ, था। तो मैं एक बार बुलडोज़र चल रहा था हमारे शहर में, तो एक अग्निहोत्री जी थे एसडीएम साहब, तो उन्होंने कहा हटिए सामने से। हमने कहा ऐसे तो नहीं होगा जी, पहले तहसील की बाउंड्री तोड़ो, वो भी तो कब्जा करके बनी हुई हुँ, है। तो कहने लगे नहीं नहीं, इन लोगों को हटाएंगे। उसमें फिर लाठीचार्ज हुआ। एक माता जी ने हमारे लावा का फ़ोन उस टाइम में खरीद के नया नया दिया था, वो फ़ोन टूट गया मेरा, मुझे पकड़ के जेल में डाला। तो करीब 7 दिन मैं जेल में रहा। और उस दौरान फिर केजरीवाल साहब ने, पिंकी जोवेल हमारे यहाँ की डीएम थी, उनसे बातचीत किया। हुँ। हमारे एक्चुअली केजरीवाल जी से 2011 के पहले का संबंध है, ये बहुत कम लोग बहुत जानते दिलचस्प हैं। बात है, बताइए इस बारे हाँ, में? तो 2005 में उन्होंने एक घूस का घूसा अभियान शुरू किया था। हुँ, तो यहाँ ऑफिस से विभव और अश्वती जो अभी भी साथ में है, हुँ, तो वो लोग कोऑर्डिनेट करते थे अलग अलग जिलों में। तो संदीप पांडे जी के थ्रू मेरा नाम दिया गया था हुँ, इनको। तो उन्होंने सुल्तानपुर में कहा कि आप इस अभियान को चलाइए। उस समय एक दैनिक समाचार पत्र और जो अभी अडानी जी का चैनल है, वो उस समय थोड़ा मतलब एक लंबा समय उस हुँ, चैनल का बेहतरीन इतिहास है। तो उस चैनल ने घूस का घूसा अभियान में केजरीवाल जी के साथ मिलकर एक अभियान चलाया था हुँ, देश में। तो उसमें 3 फ्रंट पेज की स्टोरी सुल्तानपुर से बनी थी। हुँ, तो उसके बाद विभो का फ़ोन आया कि भाई जो खबरें आपके निकली हैं इस आरटीआई के आंदोलन में, उसको लेके आइएगा। फिर मैं दिल्ली आया, केजरीवाल साहब से मिला, अपनी फाइलें-वाइलें दी। फिर स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ हुँ, 2008-9 के दौरान, उसमें अरविंद जी के साथ जुड़ा। फिर जो है वो अन्ना जी का आंदोलन हुँ, शुरू हुआ, उसमें जुड़ा। मेरे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, लोहिया जी के साथ हुँ, उन्होंने राजनीति की, जेपी जी के साथ की। और उनसे राजनीति का कहरा मैंने सीखा। हुँ, और तो एक लंबी यात्रा है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। हुँ। क्योंकि डरने वाली जो स्टेज थी वो तो बहुत पहले आ गई थी। पहली उतार-चढ़ाव पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी हुँ, जब एक गोपीनाथ जायसवाल नाम का नौजवान था, उसने बैंक का लोन उसका जमा नहीं हो रहा था, तो उसको पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो उसने कहा कि डीएम साहब हमारे लोन का समाधान कराइए, वरना मैं आत्मदाह कर लूँगा। हुँ, और उसने जाके डीएम के दफ्तर में आत्मदाह कर लिया। ओह! तो मैंने कहा कि भाई जब आपको इसने एप्लीकेशन दी थी तो इसके मामले का समाधान करना चाहिए था। तो मैंने डीएम का पुतला फूँकने का हुँ, उस ज़माने में आह्वान कर दिया। अब डीएम साहब को लगा कि अरे मेरा पुतला कौन फूँक सकता है? तो 23 थानों की पुलिस मुझे लगाई गई थी। तो मुझे उस समय अरेस्ट किया गया था पहली बार। तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। एक बार कोका कोला आंदोलन में अरेस्ट हुआ था, जब वहाँ हुँ, पानी के दोहन के खिलाफ राजा तालाब वाराणसी में आंदोलन हुआ था। संदीप पांडे जी और नंदलाल जयशंकर ये सब लोग थे साथ में। मेधा जी थी उस आंदोलन में।
तो जिंदगी में सब उतार चढ़ाव आपने ये देखे सब हैं। पहले ही देख मैं लिया अन्ना था। हजारे फिर पे आपसे एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। उससे पहले एनडीटीवी की कहानी अडानी जी के चैनल की ये भी है कि अरविंद केजरीवाल, जब वो अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वो केजरीवाल नहीं थे, द केजरीवाल नहीं थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हाँ, थे। कैंपेन चला रहे थे। उस वक्त मैं एनडीटीवी में हुआ करती थी, अच्छा, आप और थी। मेरा काम ये था कि हर रोज केजरीवाल जी का इंटरव्यू करना होता ओह! था। हाँ, हाँ। तब तो फिर आप जानती होंगी, तो मैं उस अभियान में जुड़ा जी, था। जी, बिल्कुल, तो मैं वही कह घूस रही का हूँ, घूसा अभियान घूस का था, घूसा। हिंदुस्तान अखबार और एनडीटीवी ने एक साथ में बाकायदा एक मिलके चला। बुलेटिन अलग चला दिया गया था, ठीक जो बात राइट टू है। इन्फॉर्मेशन पे ठीक, बुलेटिन, ठीक, वो भी ठीक, दौर ठीक। हुआ करता था, एकदम। जब हिंदू मुस्लिम राजनीति पे हम चर्चा नहीं करते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सूचना के एकदम, एकदम, अधिकार पे एकदम। चैनल बातचीत और किया बहुत करते गजब थे। का आंदोलन पूरे देश में हुआ था वो। क्या क्या ज़बरदस्त दिन थे। अब बिल्कुल। मुझे बताइए, आपको पछतावा होता है कभी कि एक व्यक्ति जो लोहिया की बातें कर रहा है, जो समरसता वाला जो भारत था, वहाँ से निकल के आता है। फिर आप किस तरह से अन्ना हज़ारे मूवमेंट का हिस्सा बन गए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस का शामिल होना उसमें, बड़ी पेचीदा ये कहानी है। संजय सिंह क्या सोचते हैं इस मैं बारे में? इसको बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये गलतफ़हमी है कि उसमें कोई आरएसएस या बीजेपी वाला शामिल हो गया, कतई नहीं, ऐसा नहीं है। अ, आपको वो तस्वीर याद होगी जब एक तरफ लेफ्ट के लोग बैठे हुए थे, दूसरी तरफ राइट के लोग बैठे हुए थे और अन्ना जी का जंतर मंतर पे प्रदर्शन था। तो वो आंदोलन एक जनता का आंदोलन बना जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर सारे लोग आए। और अरविंद केजरीवाल जी हों या अन्ना जी हों, किसी ने भी कभी ये अप्रोच नहीं किया कि राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को चलाना है, बीजेपी के या आरएसएस के। वो अपने आप से दावे करते रहे, वो बात अलग है, क्योंकि सच एक बात हम और लोग बोल एक देती एक हूँ। चीज के गवाह हैं। नहीं, एक बात और बोल देती हूँ, उसका जवाब दीजिए आप, कि प्रशांत भूषण ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि पहले उन्हें ये पता नहीं था कि आरएसएस इसमें शामिल है। फिर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जब उन्हें पता चला, उनसे सवाल बाकायदा 2 टू डायरेक्ट सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये पता चल गया था कि इसमें बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन है, आरएसएस का खासकर कनेक्शन है, ये बस भर-भर के लोग कहाँ से आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी। मैं अपने साथियों के साथ जिनके साथ काम किए रहता हूं उनके बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता, कभी भी नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं पलट के ये कहूं कि प्रशांत भूषण जी, कृपया आप बताएंगे कि आडवाणी जी से मीटिंग करने के लिए कौन फोर्स कर रहा था, ये पूछ लीजिएगा उनसे कभी। अगर वो ईमानदार होंगे, अपने दिल पे हाथ रख करके इसका जवाब दे देंगे। और कौन उनसे भिड़ा था, इसका जवाब अगर वो ईमानदारी से दे देंगे अपने दिल पे हाथ रख के, तो मैं आपको 100 और कीजिएगा, मैं आके आपको जवाब दूंगा इस तो वो बात मिले का। हुए हैं वो भी? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उनसे आप ये पूछिएगा कि उस समय आडवाणी से मीटिंग कराने के लिए कौन दबाव बना रहा था। इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछिएगा, प्रशांत भूषण जी से। और किस व्यक्ति ने विरोध किया था उसका। वो आंदोलन का मैं एक एक घटना का गवाह हूं, एक एक घटना का। और मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसमें किसी आरएसएस बीजेपी का कोई सहयोग नहीं लिया गया। लोकपाल पास कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों का, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, सबका सहयोग मांगा गया कि इस बिल को पास कीजिए। और छोटी छोटी पार्टी, चौधरी अजीत सिंह जी से लेकर सारे राजनीतिक दलों को हम लोगों ने अप्रोच किया कि नहीं, इस बिल को पास कराइए तो लोकपाल कोई को। पछतावा नहीं है आपको? प्रशांत भूषण को पछतावा है कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, फिर मुझे इंटरव्यू दिया। आधे घंटे का मैंने उनसे इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उस वक़्त वो ये नहीं देख पाए कि इसमें बीजेपी, आरएसएस, अन्ना हज़ारे के ज़रिए शामिल किए गए हैं। उन्हें अब इस बात का पछतावा है। हालाँकि उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि यूपीए के दौर में कोई करप्शन नहीं हुआ। नहीं नहीं, सवाल यह है कि हमने आरएसएस बीजेपी का कहीं सहयोग लिया, ये बात ही बुनियादी तौर पे गलत है। यही सवाल भी मेरा यही है। ये बुनियादी तौर पे ही गलत बात है। और लोकपाल पास कराने के लिए इंक्लूडिंग कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों को घोषित तौर पे हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसको आप लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया था कि हम अन्ना जी जाके सबसे मिले थे कि भाई आप इस बिल को पास करवाइए, इसमें हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन आरोप यहाँ बीजेपी के साथ साथ के यहाँ भी खत्म नहीं होते। मुझे याद है, मैं उस वक़्त राज्यसभा टीवी में काम किया करती थी। आपके पार्टी के उस वक़्त एमएलए नहीं बने थे, और पार्टी प्रवक्ता ने बाकायदा मेरे स्टूडियो में ये बात कही थी, जब मैंने उनसे पूछा कि भई आपका इस तरह का एक प्रभाव हो रहा है कि केंद्र में मोदी रहें और मुख्यमंत्री के तौर पर के दिल्ली में केजरीवाल और भारत में मोदी।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह की हमारी छवि बन रही है और आम आदमी पार्टी को इससे कोई समस्या नहीं थी, जब तक इतनी सुविधा की राजनीति हो कि केजरीवाल दिल्ली में रहें और केंद्र में रहें नरेंद्र मोदी। मेरे ख्याल से इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी का कोई उनकी पर्सनल डायरी होगी, अगर उसको चेक किया जाए तो सबसे ज्यादा उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ सोचा होगा, लिखा होगा, कार्रवाई की होगी। आम आदमी पार्टी इस मामले में, प्रताड़ना झेलने के मामले में नंबर 1 पार्टी है। 12 साल के, 13 साल के अपने सफर में, ये बाद में हुआ। 13 साल के अपने सफर में आम आदमी, नहीं उससे पहले केजरीवाल जी कभी मैडम आप देखिए, डायरेक्ट अटैक नरेंद्र मोदी पे नहीं नहीं किया आप करते देखिए थे। ना, 2015 का साल आप भूल गए। हम्म, सीबीआई का छापा किसके दफ्तर पर पड़ा था? एकदम नई नई हमारी सरकार थी, हम्म, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर पड़ा था। आप याद कीजिए बयान, देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं चलता। कब दिया था? 2013 में दिया था। तब प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे नरेंद्र मोदी। हमारी लड़ाई कब से चल रही? जिस दिन हमने राजनीतिक पार्टी बनाई, उस दिन से इनके आंख के किरकिरी बन गए हम। इनको लगा ये तो हमारे कंपटीटर हो गए, तो हर तरह का हथकंडा अपनाया उन्होंने। देखिए, ये जो याददाश्त है एक ऐसी चीज होती है, मुझे अच्छी तरह याद है जब तक आप सिमट के रह रहे थे दिल्ली में, तब तक तो बहुत अच्छे लग रहे थे मोदी को कि ठीक है यहाँ एक नहीं, स्टेट तब हमको भी दे अच्छे दिया। नहीं लग रहे थे मैं 1 मिनट पूरी बात कर जी। लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जब आपने एक्सपेंड करना शुरू किया, आपने कहा हम तो गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे, हम तो गोवा में भी लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश भी पहुंच जाएंगे, हम तो पंजाब में भी लड़ेंगे। जब आपने एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश की और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, तब जाके ये समस्या शुरू हुई संजय जी। उससे पहले तक तो बड़ी सुविधा की राजनीति दोनों की कि भाई दिल्ली में हमें तो केजरीवाल चाहिए और बाकी केंद्र में हमें मोदी हैं, हम दोनों खुश रहते तो हैं। यही तो करेक्ट कर रहा हूं आपको मैं। 15 से ही हमारे, मतलब 13 से ही झगड़े लड़ाई की शुरुआत हो गई। आप देखिए 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और हम लोग उस चुनाव में बुरी तरीके से हारे, सिर्फ 4 एमपी हमारे जीत के आए, और 49 दिन की सरकार के बाद जब हम लोगों ने इस्तीफा दिया, उस समय के पूरे अभियान को आप देखिए, जमकर टारगेट किया गया, आम आदमी पार्टी को किया। और 15 का चुनाव, मुझे स्टेटमेंट याद है, इसी रामलीला के मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। और दिल्ली में हमारी 67 सीटें आई थी, और पहला काम किया था मोदी जी ने, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मरवाया था। क्या हुआ राजेंद्र कुमार जी का आज तक? कोई जवाबदेही है? नहीं है। अन्ना हजारे के बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं अन्ना जी के बारे में भी यही कहता हूं कि मतलब कोई शक्ति उनको चला रही थी आंदोलन को, कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रही थी, ये गलत बात है। वो आंदोलन स्वतः स्फूर्त, मुझे खुद ही नहीं पता हम, वो खुद क्या मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ मैं आपसे, 2 आप तुरंत अप्रैल भूल को जाइए। अरविंद केजरीवाल के साथ जंतर मंतर पे था, जब पहली शुरुआत 5 अप्रैल को हुई, उस वक्त की बात मैं कह रहा हूं। और केजरीवाल जी ने मुझसे कहा यार 3000 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल की बात है, देख लो आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पूरी यात्रा में, मैं तो 2005 से जुड़ा हूँ अरविंद जी से इसलिए ना, आप सही इंसान है कि आपसे ये सब पूछा जाए। 2005 से जुड़ा हूँ ना, तो आप खारिज कर रहे हैं कि कोई भी टीम नहीं कोई है? मतलब ही नहीं थी। और यहीं पे उस आंदोलन की जब शुरुआत होनी थी 5 अप्रैल को, उसके पहले मीटिंग हुई थी जिसमें शांति भूषण जी आए थे, जिसमें किरण बेदी जी भी थी, जिसमें अरुणा राय जी भी थी, यही 3 मूर्ति भवन में। अब संजय जी बिल्कुल आखिरी में उस पे आ जाती हूँ, और ये तो segment- ये जी हाँ, आखिरी segment पे कैसे आ जाती उन्होंने हूँ। कहा, ये मुझे बहुत हैरानी है, क्योंकि वो एक एक घटना के गवाह हैं वो भी। मैं चाहती हूँ कि ये सेगमेंट उन तक पहुंचे और पहुंचेगा जरूर। मैं पहुंचाऊंगी, उनका जवाब भी लूंगी इस बार। हाँ, मैं प्रशांत भूषण क्योंकि का अपने जवाब। किसी भी साथी से प्रतिवाद नहीं करता। मेरे जरूर। जीवन का एक उसूल है कि मैं जिसका साथ छूट गया, तो ये नहीं कि उसके बारे में ऊट पटांग लेकिन टिप्पणी जो करूं, सवाल- लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आरोप बिल्कुल, लगा दिया, सवाल ऑन रिकॉर्ड हुआ है तो जवाब भी ऑन तो रिकॉर्ड इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो इसलिए मैं सिर्फ एक सवाल आपके लिए, आपके माध्यम से प्रशांत जी के लिए छोड़ रहा हूं कि आडवाणी से मीटिंग के लिए कौन दबाव बना रहा था, इसका जवाब उनसे मांगिएगा। ठीक है। अब ये आखिरी सेगमेंट में बिल्कुल और कुछ ही मिनट की ये बातचीत है। और किसने विरोध किया था? बिल्कुल। आखिरी सेगमेंट ये कि संजय सिंह, जब संजय सिंह नेता नहीं होते, एक आम इंसान की तरह जब कुछ खाली वक्त अगर आपको कुछ मिलता है तो क्या करते हैं आप? नहीं, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, गाना सुनना और गाना गाना बहुत पसंद है। और तो क्या गाते अपना हैं आप? समय फिल्में मैं मौका देखते हैं। निकाल के देखता हूँ। कौन है आपके फेवरेट इसी के एक्टर्स? कारण
इसी के कारण भाजपाइयों ने एक टैग भी लगा हाँ। रखा है मेरे ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस दौर में जब आपकी जिंदगी इतनी व्यस्त है, उससे थोड़ा बहुत समय तो आपको अपने लिए निकालना ही चाहिए। तो क्या शायरी कौन सी, रेजिस्टेंस की पोएट्री, प्रतिरोध की शायरी, या कुछ प्रतिरोध की शायरी भी मुझे पसंद है, या बहुत रूमानी पसंद है। शायरी? मजदूरों की हम्म। के लिए लिखी गई शायरी, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। वाह वाह वाह। और कुछ कहना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे कुछ गाना जो आप गाते हैं? नहीं, वो एक क्रांतिकारी गीत है, वो तो बहुत बार मैं सुना चुका हूँ, आपने सुना भी होगा। एक दूसरा गीत मैं सुनाता हूँ। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लजा गईं, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गईं, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियां, रूढ़ियों से बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां, सब मनुज समान और सबका हक समान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। वाह वाह। तो ये दिल का मेरा वाह। मानना है कि सब मनुष्य समान और सबका हक समान है। भारत इसी के लिए बना है। 144 करोड़ लोगों को मिलजुल के प्यार से रहने दो मोदी जी, और उनके जो नफरती तत्व हैं, क्योंकि इससे अगर आप जो नफरत फैलाने का काम करेगा, अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात दीपक कुमार जी से भी हुई, जो मोहम्मद दीपक। कोड मोहम्मद दीपक से। तो मैं सोचता हूँ कि यार उस नौजवान ने क्या अपराध किया। एक 40 साल पुरानी दुकान बाबा रेडीमेड को आपके दिमाग में एक सनक आई, नहीं नहीं साहब बाबा रेडीमेड बदलो। अरे भाई, बहुत सारे मुसलमान परिवार के लोग हैं जो आज भी गांव में बाबा बोलते हैं, दादा बोलते हैं। दादा मुसलमान भी बोलते हैं, दादा हम लोग भी बोलते हैं। तो ये कौन सा, मैं तो ऐसे जिले में पला बढ़ा, सुल्तानपुर में, हमारे यहाँ तो सब मिली जुली आबादी है। हम लोगों को कभी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ा। कोई मुस्लिम हमारे घर पे आए या हम किसी मुस्लिम घर पे जाएं तो कभी उसको लेके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कोई नफरत फैलाने का भी काम होता है। लेकिन जितना बर्बाद पिछले 12 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान को किया है, वो बहुत चिंता का विषय है अपने तो जो आप ये में। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कैसा देखिए, है ये हिंदू हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र पहली बात तो आपके संविधान की ही इजाजत के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र के बारे में जो बोलता है वो संविधान के खिलाफ बोलता है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र पे जो सवाल, माफ कीजिएगा, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र पे जो सवाल भी पूछता है वो गैर संवैधानिक सवाल है, संविधान के खिलाफ ये सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कल को कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, कोई नागा राष्ट्र की बात करेगा, कोई तमिल राष्ट्र की बात करेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र की बात करेगा, कोई आजाद कश्मीर की बात करेगा। तो ये तो हिंदुस्तान को तोड़ने की कार्रवाई हो गई ना, लेकिन ये जोड़ने की कार्रवाई थोड़ी ये है। क्या हिंदुओं और के फिर लिए है हिंदू राष्ट्र राष्ट्र? की जब आप बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र मैं आप वही बनाना पूछना चाह चाहते रही हूँ हैं? कि क्या वाकई हिंदुओं का होगा ये नहीं नहीं, मैं राष्ट्र? कह रहा हूँ वो किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। आप दलितों, पिछड़ों, समाज के वंचित वर्ग के लोगों के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि मंदिर की सीढ़ी पे 80 साल के पासी समाज के एक बुजुर्ग को काकोरी में पेशाब चटवाई गई। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि एक कथावाचक की चोटी काट ली गई, उसको पेशाब पिलवाया गया। तो आप किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अभी आपने देखा यूजीसी के नाम पे लड़ाई झगड़ा, सवर्णों को और दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ा दिया। सरकार चाहती तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाती। एक कमेटी बनाती जो सभी तरह के भेदभाव को देखती, एक कमेटी बनाती जो जाति के आधार पर भेदभाव को देखती। नहीं बनाया। तो ये नफरत की आग में हिंदुस्तान को झोंक के, और आप
कुछ अराजक तत्व गुंडों को भेज देते हैं, वो चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो क्या भगवान हनुमान जी ने, बजरंगबली ने आपको कहा है चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? और इससे भारत की प्रतिष्ठा कितनी गिरती है दुनिया के तमाम देशों में। आप सोचिए, यूएस में जो हिंदू रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहता है, जो डेनमार्क में रहता है, यूके में रहता है, उसको कितना अपमान झेलना पड़ता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे चर्च में लोगों को पूजा अर्चना इबादत करने की छूट नहीं है। यहां पर इनकी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला अध्यक्ष है भार्गव, वो जाके चर्च में एक महिला को गाली देके उसके 2 साल की बच्ची को कहती है इसको धंधा कराने के लिए लेके आती हो। ये इससे आप विश्वगुरु नहीं तो बनेंगे? मोदी जी कहेंगे ये पुनर्जागरण, हिंदुस्तान है। वो कहेंगे पुनर्जागरण हो रहा मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। यहाँ तो वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन जब वो कतर में जाते हैं तो वहां तो कपड़ा बिल्कुल साफ साफ बताता है कि मैं शेख हूं। वो भी तो मुसलमान है, उनको तो बड़े जोर से गले लगाते हैं मोदी जी। कतर के मस्जिद में जाने में उनको समस्या नहीं है, ओमान में जाने में समस्या नहीं है, वहां अरबी भी बोल लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले हैं अरबी, वो बाकायदा अरबी में बोले हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके भक्त ऐसे अंधे हो गए, उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मतलब वो शंकराचार्य पे भी हमला कर सकते हैं, वो काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर भी तोड़वा सकते हैं, वो मणिकर्णिका घाट को भी तोड़वा सकते हैं, वो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा भी ले सकते हैं, वो राम मंदिर में चंदा चोरी भी कर सकते हैं, फिर भी वो सबसे बड़े हिंदू हैं। और वंदे मातरम लगा के इनका कोई पुरखा जेल में नहीं गया, फिर भी ये वंदे मातरम के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। और तिरंगा झंडा इन्होंने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया, फिर भी ये तिरंगे पे बात करेंगे। और राष्ट्रगान के खिलाफ ऑर्गेनाइजर ने 1949 में लिखा, दिस इज ए आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट, इट्स ए आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट, जनगण मन। वो किताब, वो ऑर्गेनाइजर का अंक मेरे पास रखा हुआ, आप कहेंगी तो मैं भेज दूंगा। तो राष्ट्रभक्ति और हिंदू धर्म की ठेकेदारी आपको कहां से मिल गई भाई? बिल्कुल। और जो ये लोग कहते हैं कि जिस हिंदू का खून ना खौला, आपका खून 1 लाख स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए नहीं खोलता। आपका खून उत्तर प्रदेश में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल के अंदर, तब नहीं खोलता। पुल टूट जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी के मारे लोग मर रहे हैं, खाद की बोरी के लिए किसान मर जा रहा है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता। बिल्कुल। संजय तो जी, ये जो हाँ, वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है, बिल्कुल। और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को एप्स्टीन फाइल में फंसने के बाद प्रधानमंत्री ने गिरवी रखने का काम किया है, और जिसमें अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, मोदी, सबके नामों का जिक्र है। और इजराइल की ऐसे समय में आप यात्रा कर रहे हैं, 72,000 लोगों को जो आदमी मार चुका है, उससे तुम खिलखिला के गले मिल रहे हो आप, हैं? आप ये भारत की प्रतिष्ठा पर, मतलब पहली मीटिंग आपकी इजराइल से होती है एप्स्टीन के दबाव में, एप्स्टीन कराता है। दूसरी मीटिंग एप्स्टीन फाइल के डर से आप कर रहे हो इजराइल के साथ। तो अब बस पॉडकास्ट खत्म करने का समय आ गया। संजय जी, कुछ अगर रूमानी एक हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा गाना जो रूमानी हो और आपको बहुत पसंद हो, जब आप रिलैक्स करना चाहते हो, गाते हो? कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, हो कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना वाह, वाह, वाह! अगर आप नेता नहीं होते तो ज़रूर एक गायक होते। कहना। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय यहाँ थैंक देने के लिए, ईमानदारी से जिसके लिए आप जाने जाते हो, कट्टर ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।